नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज परसेंटेज का टाइप 5। बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं हम। कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास कंटिन्यू रहे। टाइप 5 से शुरू कर रहे हैं। टाइप 4 मैंने आपको करा दिया था। टाइप 4 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना। टाइप 5 से शुरू करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और परसेंटेज जो मैंने पढ़ाई है वो क्लास आपने अच्छे से देखी होंगी। ठीक है, क्योंकि जो बीच में जुड़ेगा हो सकता है उसे बीच में समझ में आने लग जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसके सिर के ऊपर से निकल जाएंगे। अगर उसे अच्छे से सवाल करने हैं तो मेरे पहले सेशन से ही देखें, परसेंटेज की कंटिन्यूस सीरीज से ही देखें, पहली सीरीज से ही देखें। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। इसने बोला है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में, आयत की लंबाई में 37.5% वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की का परिवर्तन आएगा। देखो, ये सेम सवाल हमारा टाइम एंड वर्क में भी आता है, परसेंटेज में भी है, प्रॉफिट लॉस में भी है, ये एरिया और वॉल्यूम में भी आता है। आपको इस सवाल को अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। और इस सवाल का जो सबसे अच्छा रूप है वो आगे चल के आता रहेगा, आपको दिखाई दे जाएगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है। आप देखें, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर एरिया होता है। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, तो उसमें मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। अगर हम बात करें प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल एक्सपेंडिचर बनता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू सम बन जाता है टोटल। तो आप देखें, ये मैंने केवल 4 टाइप लिखे हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है जो मुझे याद भी ना है वो भी हों। तो आप देखें कि हमारे पास 4 तरीके से मैंने लिख दिए हैं। इन चारों तरीके के सवाल नहीं है, ये एक सवाल ही इन चारों तरीकों को बता रहा है। जब भी आपको किन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके टोटल बना रहा हो और परसेंटेज में चेंज दे दे, तो हमारे पास एक ही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, इसने बोला है कि आयत के जो लंबाई है उसको 37.5% की वृद्धि की जाती है और जो चौड़ाई है उसको 20% की कमी की जाती है। तो एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू मालूम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी परसेंटेज वैल्यू तो 1/5 होगी, आपको पता होगा, लेकिन 37.5 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो 3/8 होती है। तो हम क्या करते हैं, हम रेशो मेथड से देखेंगे। 37.5% इंक्रीज किया गया है, तो 37.5% का मतलब होता है 3/8 और 20% का मतलब होता है 1/5। जब आपको ये परसेंटेज वैल्यू पता है, अब ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम। देखो, 8 से 3 इंक्रीज हो गया है। पहले 8 लेंथ थी, अब 3 इंक्रीज होकर 11 हो गई है। अब हमारे पास 5 था, उसने कहा है कि 20% कमी हो गई है, तो 5 से 1 कम होकर वो 4 हो गया है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहले वाली लेंथ थी। तो देखो, लेंथ और ब्रेथ की बात की है हमने, ये पुरानी पहले वाली थी और ये नई वाली है। तो आप देखें, जो पहले एरिया था वो इन दोनों की मल्टीप्लाई 40 था, अब जो एरिया है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई 44 है। अगर इन दोनों में किसी की कटिंग हो रही है तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 4 से इसकी कटिंग करेंगे आप 2, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये हो जाएगा 11। तो आपको पता चल जाएगा कि 10 से 11 कितना इंक्रीज हुआ है। एरिया इंक्रीज हुआ है कितना, 1 इंक्रीज हुआ है, किस पर, 10 पर। तो 1 जो है इस 10 पर कितना परसेंट है, 10%। 1 जो है इस 10 पर कितना परसेंट है, 10%। तो हमारा आंसर आ गया 10%। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें कि ये जो मैंने वेरिएशन लिखे हैं, ये वेरिएशन अगर आप पहचान पाते हैं सवाल में तो आप कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल आते रहते हैं तो बच्चों को पता रहता है कि इस टाइप का है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि अगर हम किसी वर्क को करने में लगाए गए आदमी या फिर लगाए गए मैन जो हैं उनको 10% इंक्रीज कर दें और उनके दिन की क्षमता को अगर हम 20% बढ़ा दें तो टोटल वर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये भी इसी चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कई सारे चैप्टर बनते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। देखो, आपसे बोलेगा कि प्राइस जो है, किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया है, 20% इंक्रीज हो गया है, तो उसकी क्वांटिटी को कितना परसेंट से कम करें, क्वांटिटी को कितना परसेंट से कम करें। देखो, प्राइस को 20% से इंक्रीज किया गया है, पूछेगा क्वांटिटी को कितने परसेंट से कम करें कि जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस देखो, आप देखो 20% प्राइस इंक्रीज करना था, तो 20% का मतलब 1/5 से कितना हो जाएगा,
5 से 1 इंक्रीज होकर 6 हो जाएगा। तो देखो इस सवाल को हम रेशो से ना समझ के पहले मैं नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अच्छे से समझना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो ओरल हो जाएंगे या फिर एक लाइन में ही हो जाएंगे। तो आप देखें, अगर मैंने माना कि 100 रुपये में मेरे पास 100 रुपये की एक वस्तु आ रही है और मैं 10 वस्तु खरीद के ला रहा हूँ, यानी कि मेरे पास जो प्राइस है वो 100 रुपये पर क्वांटिटी है और 10 क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूँ, तो मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 1000 हो रहा है। अब मैंने बोला कि इस पे तो मैंने इंक्रीज़ किया है 20% प्राइस पे, तो ये हो गया 120। इसको मैं कितना कम कर दूँ, तो देखो इसको कितना परसेंट कम करना है वो मैं दे नहीं रखा, लेकिन प्राइस जो है वो 10 से कुछ कम हो जाएगा, लेकिन उसने बोला है कि टोटल खर्च हमारा यही रहे, सेम रहे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 120 से डिवाइड कर देंगे, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन ये जो x आएगा, ये x ये बताएगा कि अब आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, या फिर अब ये क्वांटिटी कमी नहीं बताएगा, कमी आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि पहले 10 था तो कितना कम हुआ है। तो देखो चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी, यहाँ पर आप 0 से 0 काटेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे आप इसे, तो ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स बराबर 100/12। आप इस 10 को उधर ले जाएंगे या फिर इसे इधर ले आइए, एक्स उधर ले जाइए, तो एक्स बराबर हो गया 10 माइनस 100/12। आप एलसीएम लेंगे तो 120/12, कटिंग हो सकती है इनकी, 120/12 माइनस 100 भी चल रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 20/12। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 20/12। 4 से कटिंग कर दीजिए आप, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। तो पहले जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो 10 थी, अब जो क्वांटिटी है वो 5/3 है। ठीक है, देखो मैं इसे थोड़ी सी आसान डिजिट से आपको मानने समझाता हूँ। देखो इस तरीके से हमें सवाल करना नहीं है, बस मैं थोड़ी सी डिजिट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप रेशो डायरेक्ट ही देख सकें। आप देखो मैंने माना कि 100 रुपये हैं और ये 80 क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा 8000। परसेंटेज आसान ले लेते हैं हम, हमने क्या किया है, इसे 25% इंक्रीज़ किया है, 25%, तो ये हो जाएगा 125। अब इसे x माना गया है, तो क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो प्राइस है इसको भी 25 कर देते हैं हम, जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज करने पर क्वांटिटी को कितना परसेंट से कम किया जाए कि टोटल खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। देखो लैंग्वेज हो सकता है कि देखने में और सुनने में आपको बहुत आसान लग रही हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही चुटकी में इसके क्वेश्चन हो जाएंगे और बच्चे जो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को जो आगे चलेंगे। तो आप देखें प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर 8000 है। अब इन दोनों की क्वांटिटी की मल्टीप्लाई है, देखो 80 था, कितना कम हुआ वो हमें पता नहीं है, हमने माना कि कम होने के बाद x हो गया, तो 125 आप इसे काटेंगे 8 बार, तो कटिंग करेंगे इसमें हो जाएगा इतना 8 64। ठीक है जी, जब आपने 100 की मल्टीप्लाई की थी तो 8000 हो गया था, अब इसमें 25% बढ़ा है तो 125 हो गया है और ये हमारे पास हो गया 64। तो आप देखो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 64। तो पहले जो क्वांटिटी थी वो 80 थी, अब जो क्वांटिटी है वो 64 है। अब आपको मैं इसे रेशो मेथड में लिख कर दिखाता हूँ, अब आप देखना क्या क्या मैच हो रहा है। आप देखें पहले जो मेरे पास प्राइस था और क्वांटिटी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्राइस ओल्ड वाला और न्यू वाला। जो भी मैंने क्वेश्चन किया था पहले ये भी लिखा था मैंने, देखो ओल्ड वाली लेंथ है और ये न्यू वाली लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके एरिया बना था। अब आप इस चीज़ को देखना, जो प्राइस है वो पहले वाला 100 है, अब वाला जो प्राइस है वो 125 है। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो पहले वाली क्वांटिटी कितनी है, 80, अब वाली जो क्वांटिटी मैंने निकाली है वो कितनी आई है, 64। तो आप देखें जो प्राइस में रेशो है ये हमारे पास 25 चौका और 25 पंजे, 4 और 5 का रेशो है प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी में देखेंगे आप तो 16 पंजे और 16 चौका 64 है। तो बस मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था कि जब भी आप देखो प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 4 5 था तो क्वांटिटी 5 से 4 हुई है, क्यों, क्योंकि हमें टोटल खर्चा सेम रखना है। देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 ही आ रहा है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर वो आपसे बोलता है कि मैंने क्वांटिटी या प्राइस को किसी भी एक को 20% बढ़ाया है, तो मैं प्राइस को अगर मैं 20% बढ़ा रहा हूँ तो क्वांटिटी को कितने परसेंट कम करूँ कि खर्च सेम रहे। तो आप देखें अगर मैं 20% बढ़ाने की बात करता हूँ तो 20% का मतलब 5 से 6 हो जाएगा, ये मैंने प्राइस की बात की है। तो आपसे पूछेगा कि क्वांटिटी को कितने परसेंट कम किया जाए, तो आप सीधे क्वांटिटी को 6 से 5 लिखेंगे, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये 1/6 लेस हो गया है, तो ये 1 प्लस हुआ है 6 पे, तो 1/6 क्या होता है, 16:2/3। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, ये चीज़ दोबारा से रिपीट करूंगा क्वेश्चन में मैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कह रहा है द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57:1/7% एंड द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 16:2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 से ही 1/7% की वृद्धि हुई
और टिकट की कीमत में 16 से ही 2/3 की वृद्धि हुई है, दोनों ही वृद्धि हुई है। राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? तो देखो आप देखें 57 से ही 1/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, और 16 से ही 2/3 इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो। मेरी परसेंटेज की क्लास आपने देखी होगी तो आपको ये याद होगा, मैंने पहले इस क्लास में ही परसेंटेज टेबल सॉल्व करी है और वो आपको याद भी कराई है। आप देखें 16 से ही 2/3 तो आपको मैक्सिमम बच्चों को याद ही होगी 1/6। 57 से ही 1/7 तो अपन में 7 आ रहा है, तो 1/7 होता है 14:2/7। तो 14 का कितने टाइम है? 14 चौका 56, लगभग 4 बार जा रहा है, तो ये 4/7 की वैल्यू है। तो आपको ये भी ऐसे लिंक करके देख सकते हैं, वरना ये याद ही होना चाहिए कि 4/7 की वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन करते हैं, इसने कहा है कि 4/7 की वृद्धि हुई है, यानी कि 7 से 4 इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 11। तो 7 से 4 इंक्रीज हो गए 11 हो गया ये। टिकट की कीमत की बात करते हैं, वो कह रहा है 6 1/6 की वृद्धि हुई है, तो 6 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 7। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल राजस्व पता चलेगा आपको, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से 11 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 5। 5 बढ़ रहा है किस पर? 6 पर। तो 5/6 गुणा 100, तो 5/6 कितना परसेंट होता है? 83 से ही 1/3। ये परसेंटेज टेबल में लिखा हुआ है आपको। देखो क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे कभी मत जाना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना। कैलकुलेशन तो आप कभी भी मैनेज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन लैंग्वेज से पढ़ना छोड़ दिया तो आप ये माने कि आपको हर बार शुरू से पढ़ना पड़ेगा, हर बार शुरू से। कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एक बार में, तो दोबारा करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, एक बार और करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन जहां आपने सवाल लैंग्वेज से पढ़ना या समझना छोड़ दिया, उस पर मत जाना कि 1 सेकंड में सवाल उड़ा दिया, 2 सेकंड में सवाल उड़ा दिया। 1-2 सेकंड में सवाल नहीं उड़ते हैं, 1-2 सेकंड में तो पंछी उड़ते हैं, जब पत्थर मारोगे तो उड़ जाएगा वो अपने आप। अब सवाल समझें अच्छे से और बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से उसकी कैलकुलेशन पे ध्यान दें, लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज पे फोकस करें। ये कह रहा है वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, देन इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी इज। जल कर में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी खपत में 20% की कमी आई है। जब धन के व्यय में, कह रहा है तब धन के व्यय में वृद्धि या कमी है। तो हमसे वृद्धि या कमी पूछे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर रखा होगा उन्हें पता होगा 24% की डिक्रीज होता है। हम पहले रेशो से देखेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट याद करेंगे। देखो जल कर में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 1 इंक्रीज हो गया 6। 20% ही कमी आई है इसकी कंजम्पशन में, तो 5 से 1 लेस हो गया है 4। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी कि पहले जो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर था वो 25 था, अब जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 24 है। तो कितना कमी आई है? एक कमी आई है किस पे? 25 पर, क्योंकि ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। ठीक है जी, तो 1 की कमी हुई है 25 में, कितना परसेंट है? तो आपको डायरेक्ट दिख गया 4%। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, वो होता है +-x +-y +-xy/100। तो ये प्लस माइनस मैंने हर बार इस वजह से लगाया है कि आपको ध्यान रखना है, अगर इंक्रीज करेंगे तो प्लस आना है, डिक्रीज करेंगे तो माइनस आना है। और इंक्रीज और डिक्रीज होगा, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आप देखें अगर मेरे पास इंक्रीज हो रहा है तो x + xy/100 होगा, जब ये हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है जी, जब हमारे पास डिक्रीज होगा तो -x होगा -y होगा, तो माइनस की गुणा करोगे तो +xy/100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा जब डिक्रीज होगा। तो हम इस डिक्रीज वाले को ऐसे याद ना करके हम डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे x + y - xy/100। तो ये हमारे पास सिचुएशन होती है जब हम डिक्रीज की बात करते हैं, और ये हमारे पास सिचुएशन होती है जब हम इंक्रीज की बात करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक इंक्रीज हो रहा हो और एक डिक्रीज हो रहा हो, तो आप देखेंगे मैंने माना x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, तो x - y, फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे -xy/100। ये मेरे पास होता है जब एक इंक्रीज हो रहा हो और एक डिक्रीज हो रहा हो। तो है तो ये फॉर्मूला एक ही, बस इनके वेरिएशन अलग अलग लिख दिए हैं जिससे आप ये गलती ना कर सकें। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि दोनों माइनस करने वाले हैं तो आगे भी माइनस करके प्लस ही कर देते हैं उसे। तो ध्यान रखना है, शुरू दोनों माइनस करने वाले हो तो दोनों जोड़ेंगे और बाद वाला माइनस होगा। ठीक है, अब आपको कैसे ध्यान रखना है? देखो जब 20% है और दोनों सेम है, एक बार वृद्धि एक बार कमी है, तो देखो प्लस का 20 माइनस का 20, तो ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्क जो आएगा वो XY का आएगा। तो हमें ये याद रखना है जब हमारे पास सेम परसेंटेज से इंक्रीज करे और सेम परसेंटेज से डिक्रीज करे, सेम परसेंटेज से बढ़ाए और सेम परसेंटेज से कम कर दे, तो 20 × 20/100 हो जाता है डायरेक्ट। तो हम करेंगे इसमें 20 × 20/100, तो ये हमेशा कमी ही होगी, तो आप डायरेक्ट 4% कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं
कि जो परसेंटेज सेम है तो उसका स्क्वायर करके बटे 100, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं होगी, वो एक्स स्क्वायर बटे 100 याद कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जब परसेंटेज सेम है तो दोनों की गुणा नीचे 100 करना है, 4% का हमेशा कमी होगी। कमी क्यों होगी वो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, ठीक है, वरना हमने रेशो मेथड से कर ही दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है द टैक्स imposed an article is increased by 10% and its consumption decreased by 10%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। एक वस्तु पर लगाया गया कर 10% बढ़ता है और फिर उसकी खपत 10% कम हो जाती है, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप देखो 10% और 10%, तो हमें क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100, तो ये हो गया 1% डिक्रीज। तो ये हमेशा 1% डिक्रीज ही होगा, तो माइनस का 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय 10%, दिस रिड्यूस्ड द मंथली टोटल सेल बाय 10%, द ओवरऑल इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मंथली सेल इज। तो टोटल इफेक्ट पूछा है उसने, तो आप सक्सेसिव देख सकते हैं, रेशो लगा सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंक्रीज हुआ है और आगे उसने कहा है द रिड्यूस द मंथली सेल रिड्यूस हो गई है। तो आप देखें हमारे पास 10% इंक्रीज हो रहा था, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 1 इंक्रीज होकर 11 हो गया। कह रहा एक वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि हुई है, इसकी मासिक कुल बिक्री में 20% कमी हुई है, तो मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव कितना पड़ेगा। तो आप देखें 10 से 11 हो गया है हमारे पास, उसके बाद इसने कहा है कि 20% की कमी आई है, तो 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 5 से 20% 1/5 होता है, तो 5 से 4 हो जाना, तो ये हो गया है 5 से 4, ठीक है। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं जहाँ इसकी कटिंग हो रही है, वरना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से कटिंग हो रही है तो 2 से 2 काटेंगे, 2 से काटेंगे से 5, तो ये हो गया 5 पंजे 25 और ये हो गया 11 दूनी 22। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि जो पहले टोटल मूल्य था वो 25 था, अब टोटल मूल्य 22 है, तो कमी हुई है, सीधे सीधे दिख रहा होगा 3 कम हो गया है। तो ये 3 कम हो गया है 25 पर, तो कितने परसेंट की कमी आ रही है वो बतानी है आपको। तो 25 चौका 100, 4 दिया 12, तो आपको 12% की कमी है, ठीक। आगे देखते हैं, ये कह रहा है लेबर वर्क्स 60 आवर पर वीक एंड अर्न्स रुपीज 2400 एज वेजेस, इफ हिज per hour's wages is increased by 40% and duration of the work is reduced by 1/6, find the percentage change in his income। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू आपको देखते ही पता हूँ क्या कह रहा है। इसने आपसे बोला है कि एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है, मजदूर के रूप में 2400 रुपये कमाता है मजदूर के रूप में। यदि उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए और काम की अवधि 1/6 कम कर दी जाए तो उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो सबसे पहले आप ये चीज़ बिल्कुल से ध्यान रखें, परसेंटेज में या फिर प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज देकर परसेंटेज पूछता है तो आपको एक्चुअल नंबर नहीं लेना है। इसमें ना 2400 से कोई मतलब है, ना इसमें 60 से कोई मतलब है। हमारा सवाल शुरू होगा यहाँ पर। वो कह रहा है यदि उसकी प्रति घंटा मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए, 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 से 2 बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7। उसके बाद उसने कहा है कि काम की अवधि को 1/6 कम कर दिया जाए, 1/6 कम करना है, तो यानी कि 6 से 1 कम होकर 5। तो उसने पूछा है उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन, तो टोटल आय देखते हैं कितनी है। देखो 5 से 5 कटेगा, ये 6 था और ये हमारे पास 7 बचा है, तो प्रतिशत आय बढ़ गई, कम नहीं हुई है। कितनी हुई आय, 1 बढ़ गई है, किस पर, 6 पर, तो 1/6 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 16 से ही 2/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। इतना ही पूछा है उसने। आगे देखते हैं, देखो देखो उसने कहा है द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल वॉज रेज्ड बाय 10% इन इंडिया, द कंजम्पशन ऑफ द सेम आर्टिकल वॉज इंक्रीज फ्रॉम 200 टन to 225 tons. By how much percent will the expenditure on the article rise in the total in the Indian economy? Rise in the Indian economy, तो आपको बताना है कि कितना राइज हो गया है एक्सपेंडिचर टोटल। तो आप देखो भारत में एक, ये सर्टेन नहीं है, निश्चित वस्तु है, ठीक है ना, सर्टेन लिखा हुआ था तो निश्चित वस्तु की बात कर रहा है ये। निश्चित, भारत में एक निश्चित वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। उस लेख की खपत में 200 टन से 225 टन कर दी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लेख पर खर्च कितने परसेंट बढ़ा है। तो आप देखो 10% की वृद्धि हुई थी, तो 10% का मतलब होता है 10 से 11 होना, 10% 1/10 होता है, तो बढ़ गया 10 से 11। अब जो खपत है, कंजम्पशन है, वो 200 से 225 हो गया है। तो देखो इसको परसेंटेज की जरूरत नहीं है, जो दे रखा है वही लिख दीजिए आप। ये 200 से ये 225 हो गया है, बस। आपको टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, मल्टीप्लाई करनी है, रेशो लेना है, जो कटिंग हो रही है उसकी कटिंग कर सकते हैं आप। तो आप देखें 25 से काटेंगे से 8 बार, 25 से काटेंगे से 9 बार, तो ये तो हुआ हमारे पास 80, ये हुआ हमारे पास 99, तो 80 और 99 हो चुका है।
तो आप देखें 80 से 99 टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ा है। कितने प्रतिशत बढ़ गया है वो बताना है आपको। तो ये बढ़ गया है 19, ये 19 बढ़ गया है। किस पर बढ़ा है? बस 80 पर बढ़ा है। तो ये कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो 0 से 0, 8 से आपको भाग करना पड़ेगा इसे 190 को। अब आप 8 से भाग करेंगे तो ये 8 दूनी 16 होगा। 8 दूनी 16 के बाद आपको बचेगा 3। देखो 3/8 जो होता है वो 37.5% होता है। 3/8 37 लिखा है था आपको, तो 37.5 ही आपको लिखना है, बस डेसिमल का ध्यान रखना है। 3.75 ये रहा हमारे पास 23.75। तो परसेंटेज टेबल की कैलकुलेशन यहाँ भी काम किया है आपकी। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इन अ सर्टेन स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड बाय 10% इन एवरी पर्टिकुलर ईयर। यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो हर साल 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज हो रहे हैं। इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन ईयर 2000, तो जो उसने कहा है कि अगर हमारे पास इंक्रीज होते हैं 2000 में, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द ईयर 2013 इन कंपैरिजन टू 2000। तो आप देखिए हमें 2000 के कंपैरिजन में 2000 के कंपैरिजन से बताना है 2003 में कितना इफेक्ट पड़ा है। पहले इंक्रीज होना है, फिर डिक्रीज होना है, फिर दोबारा इंक्रीज होना है, क्योंकि पहले की बात उसने की है इंक्रीज होना। हिंदी में भी हम रीड कर लेते हैं एक बार। ये कह रहा है एक निश्चित स्कूल में प्रत्येक विशेष वर्ष में छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि और कमी होती है। यदि वर्ष 2000 में वृद्धि होती है तो वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2003 में प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है। तो आप देखिए हमें 1 बाई 1 बताना है। पहले तो वृद्धि करनी है 10%, तो 10 से 11, फिर कमी करनी है 10 से 9, फिर उसके बाद वृद्धि करनी है 10 से 11। तो बस आपको मल्टीप्लाई ही तो करनी है। तो आप देखें ये तो हो गया 1000। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पर मैं आपको छोटा सा लॉजिक बताऊं, अगर आप देख सकते हैं उसे। तो आप देखें ये तो है 11 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। तो 11 और 3 का मतलब 33 का स्क्वायर आपको करना है। अगर आपको याद है तो वो बहुत आराम से हो जाएगा 1089। तो आपसे परसेंटेज में पूछा था कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है, तो कितना हुआ है? 89 हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो 89 इंक्रीज हुआ है 1000 पर। कितना परसेंट है? तो 20 से 20, ये 8.9% इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। देखो कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना एक्यूरेट निकाले भी, वो भी कोई गलत मेथड नहीं है। आप क्या करेंगे? 100 मानेंगे, 100 पे 10% बढ़ाएंगे 110, 110 पे 10% कम करेंगे 11, यानी कि 99। 99 पे जैसे ही आप 10% निकालेंगे तो वो होता है 9.9, और 99 में 9.9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 108.9। तो 100 से 8.9 ही इंक्रीज है, वो डायरेक्ट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया है लैंग्वेज में वो भी कर सकते हैं आप। ये कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10% टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। तो आप देखें उसने कहा एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, इसके पूर्व मूल्य को पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए। तो आप देखें अभी मैंने आपको रेशो मान के बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी में रेसिप्रोकल रेशो चलता है आपका। तो ये भी ऐसे ही कह रहा है कि हमारे पास जो प्राइस था वो 100 से 10% बढ़कर 110 हो गया है। अच्छा कमी हुई है तो 90 हो गया है। ठीक है, उसने बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%, तो 100 माना 10% डिक्रीज होकर कितना हो गया? 90। तो टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, तो इसे वापस लाने के लिए द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज। तो न्यू प्राइस को कितना करना है? देखो इसको कितना बढ़ाना है? 10 ही तो बढ़ाना है, लेकिन अब जो बढ़ाना है वो 90 पे बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है? 1/9। तो 1/9 होता है हमारे पास कितना परसेंट? 11:1/9। तो 11 से ही 1/9, 9 से ही 1/11 मत लगा देना। आगे देखते हैं। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% टू मेंटेन द सेम एरिया, द ब्रेथ हैज टू बी डिक्रीज बाय। तो आप देखिए ब्रेथ को कितने परसेंट कम किया जाए। आप देखिए लेंथ को हमने इंक्रीज किया है कुछ, L1 से L2 कर दिया है। तो हमारे पास जो ब्रेथ है उसको हमें क्या चेंज करना चाहिए जिससे एरिया मेंटेन रहे पहले जैसा ही। तो ये का सवाल तो वही हो गया जो मैंने भी एग्जांपल लेकर आपको समझाया था, जो मैंने आपको ये सारी शीट बताई है। कहाँ पर है ये? जो मैंने ये समझाया है आपको, ये सारी चीज़ें मैंने यही समझाने की ये चीज़ बात बताई है कि प्राइस में अगर चेंज हुआ है और हमें टोटल रेवेन्यू सेम रखना है तो क्वांटिटी में इसका अपोजिट चेंज होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट ही लगा सकते हैं आप क्वेश्चन में। इसने बोला था कि आयत की लंबाई में 25% वृद्धि की जाती है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से हो जाएगा ये 5, ये लेंथ है। तो जो ब्रेथ होगी वो 5 से 4 हो जाएगी, तो चौड़ाई जो है वो कम हुई है। उसने बोला है चौड़ाई को घटाना होगा, तो कितना घटाना होगा? 1 घटाना होगा 5 पर, तो 1/5 कितना होता है? 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कह रहा है देयर इज 4% इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए लिक्विड फ्रीज टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो उसके सॉलिड स्टेट में आने के लिए वो कह रहा है द परसेंटेज डिक्रीज व्हेन सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड अगेन इज। तो उसने कहा है कि किसी द्रव की ठोस अवस्था में जमने पर इसके आयतन में 4% वृद्धि की जाती है। ठोस को फिर से द्रव में पिघलने पर कितने परसेंट घटाना होगा। तो आप देखो 4% का मतलब होता है 1/25। तो 25 से 26 हो गया है, 25 से 26 हो गया। तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो पलट जाएगा, सेम रखने के लिए 26 से 25। तो कितना कम करना है, 1 कम करना है 26 पर। तो 1/26 गुणा 100, कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे 2 से 13, 2 से काटेंगे 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 सही 11/13, 13 3 39 और 11 ये रहा आपके पास। डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते थे कि एक ठोस द्रव के ठोस अवस्था में जमने पर उसके आयतन में 4% वृद्धि हुई है। तो आप देखें 100 से 4% वृद्धि होकर 104 हो गया है। अब वापस लाने के लिए पिघलने पर कितना कम करना पड़ेगा, 4, किसमें 104 पे। तो 4 कम करना है हमें किस पे, 104 पे। ये कितना परसेंट है आपको देखना है। तो आप इसकी कटिंग करेंगे ना 4 से, तो ये 26 ही बनेगा। तो यही आ जाएगा 1/26। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो सेम कंडीशन ने बोला है कि फूड का जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हुआ है, उससे चाहिए कि अपना कंजम्पशन को कितना कम कर दे जिससे उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। तो आप देखो 10% का मतलब होता है गो अप, तो गो अप का मतलब इंक्रीज करना है। तो 10 से 11, 10% होता है 1/10। तो 10 से 1 इंक्रीज हो गया, 11 हो गया। अब ये हमारे पास प्राइस था, तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंजम्पशन पे क्या पड़ेगा, कंजम्पशन 11 से 10 हो जाएगा। तो कितना कम करना है, 1 कम करना है 11 पर। तो 1 कम करना है 11 पर। तो 1/11 कितना होता है, परसेंटेज में चेंज करेंगे 9 से ही 1/11। देखो मेरी परसेंटेज की आप पहली क्लास से ही देखें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कैलकुलेशन से आप जुड़े भी रहेंगे। ये कह रहा है ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। तो इंक्रीज नंबर को कम करना है कितने से। देखो ये नंबर इंक्रीज बाय 20%, तो 20% मतलब होता है 1/5, 5 से 1 इंक्रीज हो गया 6 हो गया है। अब ये जो इंक्रीज नंबर है उसे ओरिजिनल नंबर पे आने के लिए कितना कम करना है, तो 1 कम करना है किस पर, 6 पर। तो कितना परसेंट है ये, तो 1/6, 16 से ही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 14 कह रहा है इफ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज इन ऑर्डर दैट द रेवेन्यू रिमेन्स अनअल्टर्ड। कह रहा है एक वस्तु है जिसका शुल्क वर्तमान दर से 40% कम कर दिया जाता है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि राजस्व अपरिवर्तित रहे। तो आप देखें सेम सवाल है हमारे पास, 40% की वृद्धि की गई है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2/5 को हम लिखेंगे, देखो 2/5 कह रहा है कि कम कर दिया गया है, तो 5 से 2 कम करके 3 हो गया है। हमें देखो कुछ बच्चे या फिर कुछ टीचर भी इसे डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं 5 से 3 हो गया है, तो 3 से 5 आने के लिए 2 करना है, 2/3 66 से 2/3। तो 66 से 2/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सिंपल ध्यान रखें कि जो चेंज प्राइस में होता है, शुल्क में होता है, जो प्राइस में चेंज है, क्वांटिटी में उसको उल्टा चेंज होगा। तो क्वांटिटी हमें 3 से 5 करनी पड़ेगी। तो 3 से देखो एक लाइन लिखनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। 3 से 5 करने के लिए हमें 2 बढ़ाना है किस पर, 3 पर। तो 2 इंक्रीज करना है 3 पर। तो 2/3 कितना परसेंट है, ये है 66 से ही 2/3। अब भी आंसर वही आना है। तो जब आपको ये दोनों कंडीशन पता हो कि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, तब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आप 5 से 3 करेंगे, 2 का गैप है, 2/3 आंसर। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट वाली वैल्यू तब पता होनी चाहिए जब आपको इन दोनों का अंतर पता हो। अगर आप डायरेक्ट वो कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सवाल टफ होगा, तो आप उसमें गलती कर बैठेंगे। तो आप कोशिश करें पहले इस तरीके से करने की, फिर डायरेक्ट उसे याद कर लें। आगे देखते हैं, ये कह रहा है इफ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 10% इट बिकम्स 54 टू मेक इट 72 इट शुड इंक्रीज बाय। तो आप देखें, कह रहा है इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इट बिकम 54 टू मेक इट 72 इट शुड इंक्रीज बाय। किसी संख्या को 10% कम किया गया तो वो 54 हो गई, इसे 72 करने के लिए इसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखो नॉर्मल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं पहले। देखो 10% कम करने का मतलब है 10 से 9 कर दिया, तो ये 9 को बोल रहा है 54, तो 54 हो जाती है। तो 9 को 54 बोल रहा है, तो 1 को कितना बोलेगा, 6। तो 10 ओरिजिनल नंबर का, तो 10 को कितना बोलेगा जी, 10 को बोलेगा 60। तो आपको यहाँ तक आगे मिल गया कि ओरिजिनल नंबर 60 था। अब उसने बोला है
इट टू मेक इट 72, इसे 72 करने के लिए इट शुड बी इंक्रीज्ड, इसे 72 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो इस 60 को, अब इस 60 नंबर को मुझे 72 करना है, तो मुझे कितना परसेंट बढ़ाना है ये बताना है। तो मुझे 12 ही तो इंक्रीज करना है, लेकिन वो परसेंटेज में निकालना है। तो ये परसेंटेज निकालेंगे 60 पर। तो ये 12 जो है इस 60 पर कितना परसेंट है, तो 12/60, 1/5 होता है, 5 से आप इसकी कटिंग करेंगे 100 की तो 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो कोशिश करें आप इसे एक लाइन में लिखने की कोशिश करें। कैसे, हम इसे 100 में जोड़कर और 100 में घटाकर डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो आप देखें जब हमने किसी वस्तु को 10% कम करा तो वो 90% हो जाएगा। तो ये जो 54 रुपये है वो किसी वस्तु का 90% के बराबर है 54। 72 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आपको केवल बस ये लाइन लिखनी है। अब आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखो 18 चौक 72, 18 तिया 54, 3 से काटेंगे आप 30, 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो देखो 120 100 में कितना जुड़ा हुआ है 20, तो यही पूछा था कितना इंक्रीज हुआ है, तो 20 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से कोशिश करें कि इस तरीके से डायरेक्ट कर पाएं, वरना मैंने कराई दिया आपको। ये कह रहा है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेज फ्रॉम ₹6 पर kg to 7.5 पर kg if the expenditure cannot increase the percentage of reduction in consumption is। तो इसमें भी यही कहा है कि किसी वस्तु की कीमत को तो बढ़ाया गया है लेकिन उसके कंजम्पशन को नहीं, उसके टोटल एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना। तो एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना तो कंजम्पशन में कितनी कमी करनी पड़ेगी, उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो रेशो उल्टा होगा। तो आप देखें प्राइस में क्या रेशो चल रहा है, तो 6 से 7.5 था, तो डेसिमल हटा के 0, तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। तो आप देखें जो प्राइस में रेशो है वो 4 और 5 का है, तो ये प्राइस का रेशो है। तो क्वांटिटी में रेशो इसका उल्टा होगा 5 और 4। तो क्वांटिटी कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है 5 पर, तो कितना परसेंट है ये 20%। आगे आंसर आपका 20%। आगे देखते हैं, ये कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 40% इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ राइस हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर। फाइंड द रेशो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। देखो हो सकता है कुछ बच्चे इसे तुक्के से सही कर दें, जो मैंने आपको रेशो बताया अगर आपको वो ध्यान है तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएंगे। इसने बोला है चावल की कीमत 40% वृद्धि हो गई है, तो प्राइस जो है वो 40% वृद्धि हुई। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 से 2 इंक्रीज होकर 7 हो गया है। यदि चावल के खर्च पहले की तरह ही रखा जाए, तो देखो चावल का जो टोटल खर्च है वो पहले जैसा रखना है, टोटल खर्च रखना है पहले जैसा, तो क्वांटिटी जो होगी वो इसका अपोजिट चलेगी, तो क्वांटिटी 7 से 5 करनी पड़ेगी। तो उसने पूछा है खपत की कमी, देखो खपत में कमी कितनी हो रही है 2, और मूल खपत का अनुपात, तो मूल खपत कितनी है यहाँ पर 7, तो इनका रेशो पूछा है 2:7। देखो कुछ बच्चे इसे ऐसा करते हैं 5 से 7, तो 2 हो गया 2 हो गया 7 पर, 2 और 7 का आंसर, लेकिन वो एक तरह का तुक्का है। आप इस सवाल को समझें, मैंने बताया था आपको जो भी प्राइस में सेम प्राइस में चेंज करता है और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करता है, तो आपका जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसका अपोजिट क्वांटिटी में चेंज होगा। दूसरे सवाल पे मैंने एग्जांपल लेकर समझाया है, वो सारी चीज़ें यही समझाई है मैंने आपको। अगर वो प्राइस में चेंज करता है और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज करने के लिए मना कर देता है, तो उसके जो कंजम्पशन में चेंज होगा वो प्राइस का जो चेंजेस है उसके अपोजिट होगा। तो मैंने यही किया है कि प्राइस में 5-7 हुआ था, तो इनका चेंज होकर क्वांटिटी 7 और 5 हो जाएगी। तो क्वांटिटी में कमी हो रही है 2 की, और ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास 7 थी। वो आपसे पूछता कि नई खपत के बीच अनुपात बताइए, तो नई खपत आपके पास 5 होती है यहाँ पर, तो 2 और 5 आता आंसर। ठीक है, 2 और 5 दे नहीं रखा हालांकि। उम्मीद है आपको आए होंगे क्वेश्चन समझ में। ठीक है, हम 17 क्वेश्चन तक ही रखेंगे आज, कल हमारी क्लास दोबारा आएगी, इससे आगे हम चलेंगे। परसेंटेज जल्दी से खत्म करके प्रॉफिट लॉस भी शुरू करना है। दिल्ली पुलिस का पेपर ऑलमोस्ट बच्चों का सबका कंप्लीट हो गया है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई हैं, और एसएससी जीडी के फॉर्म भी हमारे पास भरने लग जाएंगे। आप ध्यान रखें, मैं एसएससी जीडी का ही पेपर आपको सोल्व कराना शुरू करूंगा धीरे धीरे, पर परसेंटेज की क्लास में कंटिन्यू रखता हूँ। कुछ कारण से मैं नहीं कर पाया था क्लास कंटिन्यू, पर अब से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। तो अच्छे से समझें, बिल्कुल बेसिक से जुड़ें, और पेपर को सोल्व करने का तरीका भी सीखें और कैलकुलेशन भी सीखें। पहली परसेंटेज की पहली क्लास से ही जुड़ें, बीच में से ना देखें, मैं पहले ही कह रहा हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा। टीचर से समझने के लिए उसे स्टार्टिंग से ही जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।